नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भिंडी की खेती से कमाएं अधिक लाभ। सितंबर अरहर की उन्नत किस्में और बुआई का तरीका। सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है, जिसे लोग लेडी फिंगर या ओकरा के नाम से भी जानते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में इसकी खेती की जाती है। भिंडी की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इस समय फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, जिनके बारे में पूरी जानकारी के लिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तोमर से। सब्जी भाजी में प्रमुख तौर से इस क्षेत्र में भिंडी एक प्रमुख फसल है, जिसको कि बाज़ार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है और हमारे किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर इससे आर्थिक लाभ कमाते हैं। इस फसल के उत्पादन में बहुत सारी तकनीकियों का ध्यान हमारे किसान भाइयों को समय समय पर रखना पड़ता है। इस समय भिंडी की फसल लगाने के बाद पुष्पन की अवस्था पे आने वाली है। कहीं कहीं जिन किसान भाइयों ने जल्दी लगा दी है तो उनकी पुष्पन की अवस्था पर आ भी चुकी है, जिसमें फलन होने वाला होगा। तो खरपतवारों को सबसे प्रथम ख़त्म करें। इसके साथ साथ बारिश के मौसम में जो फसल हमारी लगी हुई है उसमें बारिश का समय बरसात के मौसम में विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि बरसात में पानी किसी भी अवस्था में फसल पर आसपास न भरे। जल भराव की स्थिति से भी हमारे किसान भाइयों को बचना होगा। यदि जहाँ कहीं भी आवश्यकता से अधिक जल खेत में भरने की स्थिति आती है तो उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था करें। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई फसल बुआई के 15 से 20 दिन बाद की जाती है और बाद की निराइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है, जिससे फसल का उचित विकास होता है और भिंडी का अधिक उत्पादन मिलता है। इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों को भिंडी की फसल में प्रमुख तौर से 2-3 समस्याओं से फलन के बाद जूझना पड़ता है, जिसमें एक समस्या तो रस चूसने वाले कीड़े हैं। तो रस चूसक कीड़ों में प्रमुख तौर से एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी जिसको बोला जाता है, इन 3-4 कीटों का प्रकोप जब फसल पर होता है तो उन्हीं के प्रकोप की वजह से पत्तियों के आकार कटोरानुमा हो जाते हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं और इन्हीं कीटों के प्रकोप की वजह से वायरस जनित समस्या पीस सिरा रोग का फैलाव एक पौधे से दूसरे पौधों में होता है। ये पीले पड़ने की समस्या जो है वायरस जनित समस्या है, जिसको कि रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक खेत से दूसरे खेत में फैलाने का कार्य किया जाता है। इसके लक्षण हमारे किसान भाइयों को समझ में तब आते हैं जब उनकी पत्तियों पीली पड़ने लगती हैं और सिराएं पत्तियों में साफ दिखने लगती हैं। और जब रस चूसक कीट का प्रकोप फसल पर बढ़ जाता है तो यही पत्तियां कटोरा के आकार की होकर तिरछी हो जाती हैं और सिकुड़ने का काम इन रस चूसक कीड़ों के द्वारा किया जाता है। रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए हमारे किसान भाइयों को उपाय अपनाने चाहिए। तो शुरुआत में ही हम नीम तेल या नीम से बनी हुई किसी भी दवा का छिड़काव, नीम तेल 5 ml 1 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 प्रति हेक्टेयर खेत में छिड़काव किया जा सकता है। इसके साथ साथ रस चूसने वाले कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। थायोमेथोक्साम और इमिडाक्लोप्रिड, इन 2-3 दवाओं का उपयोग हमारे किसान भाई रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए कर सकते हैं।
इनकी 250 से 300 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छे से फसल को तरबतर करें। पूरी फसल को भिगा दें। छिड़काव करते समय समुचित तरीके से, समान तरीके से पूरी फसल पर छिड़काव हो जाए, ऐसा ध्यान निश्चित तौर से रखें। इन दवाओं के प्रयोग से हमारी फसल में होने वाले कीड़े के प्रकोप को रोका जा सकता है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो भिंडी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, जिससे आपको भारी नुकसान होगा। इसलिए आप इसकी पहचान कर नियंत्रण जरूर करें। रस चूसने वाले कीड़ों के साथ साथ एक प्रमुख कीड़ा इस फसल का, भिंडी का जो है वो है तना एवं फल छेदक कीट। तना एवं फल छेदक कीट के प्रकोप से शुरुआत से ही, जैसे ही पुष्पन की अवस्था आती है, ये कीड़ा अंडे से इल्ली में अवस्था में जैसे ही आता है, ये प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था की इल्ली भिंडी के तने में घुस जाती है और तने को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और तने को क्षति पहुंचा देती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है डेड हार्ट टाइप का निकल आता है। ऊपर वाला हिस्सा मुरझा जाता है और ऊपर वाला हिस्सा तने को खाकर जो है ऊपर वाला हिस्सा लटक जाता है किनारे से। और जब इसको हमारे किसान भाई यहाँ से देखेंगे या खोल के देखेंगे, इस जगह पर तने को दो हिस्सों में फाड़ के देखेंगे, तो इसके अंदर किसान भाइयों को इल्ली देखने को मिलेगी। और यही इल्ली दूसरी अवस्था में आने पर, द्वितीय तृतीय अवस्था में आने पर, जैसे ही भिंडी की फसल लगती है तो उस फसल में बीच में से ही छेद करके अंदर घुस जाती हैं और अंदर ही अंदर भिंडी की फसल को खा लेते हैं। पूरे भिंडी का जो फल लगता है सब्जी वाली, उसको खा लेते हैं। इसके प्रकोप की वजह से आपने देखा होगा किसान भाइयों को खेत में भिंडी जो सीधी जाती है, जब जिस भिंडी में अगर इस कीट का प्रकोप होगा तो वो भिंडी वहीं से मुड़ जाती है और आप देखेंगे कि उससे इतना ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को होता है कि पूरी मुड़ी हुई भिंडी वो किसी काम की नहीं रहती। उसको कोई भी कंज्यूमर उपभोक्ता उसको क्रय करने के लिए नहीं खरीदता उसको, और नहीं उसका मार्केट में मूल्य कीमत मिलती है। तो इस प्रकार से इस तना एवं फल छेदक कीड़ों को रोकने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और शुरुआत में ही पक्षी आश्रय स्थल, इसको रोकने के लिए लाइट ट्रैप और इसका एक स्पेशल तौर से बना हुआ फेरोमोन ट्रैप भी आता है। उसमें लगने वाले जो पतंगे उसके होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होकर इकट्ठे होते हैं, जिससे उसमें अंडे देने, एग लेइंग, मैटिंग और दूसरी अन्य क्रियाएं नहीं हो पाती, जिससे कि उसमें अगली पीढ़ी कीड़ों की नहीं पनपती। तना एवं फल छेदक कीट को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए रासायनिक दवाओं में इंडोक्साकार्ब है, स्पाइनोसैड है, डाइफेनथायुरान है, जो नई दवाएं ठीक प्रकार से कार्य करती हैं इस कीट को रोकने के लिए। इनकी 250 से 300 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव किया जाता है। कम कीमत में और ज़्यादा अच्छा नियंत्रण इन कीड़ों का हमारी फसल पर किसान भाई कर सकते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से कीड़े हमारी फसल से दूर रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी भिंडी पैदा करके जितनी जल्दी आप मार्केट में ले जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी कीमत आपको इनकी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप इनसे कमा पाएंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मपारा में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। कोरबा में दंतेल हाथियों के हमले में 2 महिलाओं की मौत, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। केंदई और एतमा नगर रेंज में 31 हाथियों का दल मौजूद। लाडली बहनों के खातों में चौथी किस्त जारी। ग्वालियर से सीएम शिवराज ने राशि की ट्रांसफर, विकास की सौगात दी। ग्वालियर को सीएम ने 387 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 23 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के कुछ जिलों में सितंबर अरहर की खेती की जाती है। इसे सितंबर अरहर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसे खरीफ में देरी की दशा में सितंबर माह में बोया जाता है। फिलहाल इसकी बुआई के लिए बिल्कुल सही समय है।
तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वे किन किन खास बातों का ध्यान रखें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक रंजन। और जैसा कि आपने पूछा कि अरहर की सितंबर की बुआई, तो बहुत से किसान भाई का खेत खाली है जो धान नहीं लगा पाए हैं पानी की कमी के कारण, और जिनकी खेत ऊंची है, ऊंची जगह पे है, तो वहाँ पे किसान भाई अरहर की खेती कर सकते हैं। और अरहर की खेती करने का समय 15 सितंबर तक होता है। और अगर लेट बुआई करते हैं तो उनकी उपज में कमी आती है। और अरहर की बुआई करने से पहले हम लोग किसान भाई को सजेस्ट करते हैं कि पहले वो अपने खेत तैयार कर ले, अच्छे से 1 से 2 बार जुताई करके उन्हें अच्छे से तैयार कर ले। किसान भाइयों, अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए समुचित जल निकासी वाली मध्य से भारी काली भूमि जिसका पीएच मान 7.0 से 8.5 का हो उत्तम मानी जाती है। इसके बाद खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। और इसके बाद इसमें जो हम डालते हैं फर्टिलाइजर्स, खाद, तो इसमें हम लोग डालते हैं आपको 20 केजी नाइट्रोजन डालते हैं, 45 केजी फास्फोरस डालते हैं और 20 केजी पोटास डालते हैं। और अगर किसान भाई एक बार मिट्टी की से जांच करवा लें, अगर उनको लगता है कि हमारे खेत में जिंक की कमी है तो वो 25 केजी पर हेक्टेयर जिंक डाल सकते हैं। जो किसान भाई अब तक बुआई नहीं किए हैं अरहर के, उनकी जो सितंबर माह में बुआई करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट प्रजाति जो होती है वो, जैसे आपको राजेंद्र अरहर हो गए, एक पूसा 9 हो गया, सरद हो गए, आप ये सब प्रजाति अपने खेत में लगा सकते हैं। और जो खेत अभी खाली है, इसमें धान नहीं लगा है, तो उस किसान भाई के लिए ये है कि वो अपने खेत को अच्छे से सिंचाई कर लें और सिंचाई करने के बाद 2 से 3 दिन उसे छोड़ दें, जो पूरे पानी अंदर तक चला जाए। उसके बाद वो खेत की जुताई करें। इससे क्या होगा, खेत में नमी बनी रहेगी और जो हमारा बीज होगा वो अच्छे से अंकुरण हो सकता है। और जो अरहर की जो बीज दर होती है वो हमारा आपको 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर होती है। फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित करें। इसके लिए 2.5 ग्राम थायराइम और 1 ग्राम कार्बन डाइजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। इसके लिए राइजोबियम कल्चर के 200 ग्राम पैकेट को 500 ग्राम गुड़ के घोल में घोलकर प्रति 10 किलोग्राम बीज को शोधित करें। इसके अलावा बीज को पीएसबी कल्चर से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित भी कर सकते हैं। बीज शोधन के बाद उसको छाये में सुखा लें और फिर बुआई करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर अरहर की बुआई करते हैं तो अरहर की बुआई क्या होती है कि हम सिंचित और सिंचित दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। और इसमें पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें पौधे की दूरी जो हमारी होती है वो हमारा 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखा जाता है, जिससे इसलिए ये दूरी रखा जाता है कि हमारा जो पौधे हैं उनका ग्रोथ अच्छा हो सके। और दूसरा कि अगर हम उस पर ज़्यादा खरपतवार हो गए तो उसमें किसान भाई अपने हाथ से घास उखाड़ सके, जो अंदर आसानी से जा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब हम बुआई करते हैं तो इसको बुआई करने के 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग को पेंडीमेथिलीन देनी चाहिए, इससे खरपतवार को रोका जा सकता है। और जो हमारे अरहर की जो फसल होती है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा 160 से 190 दिन का होता है। और किसान भाई को हम एक सजेशन देंगे कि वो अपने खेतों पर हमेशा जाया करे और देखा करे कि उनमें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लग रहे हैं, खरपतवार ज़्यादा तो नहीं हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये फसल हम लगाते हैं तो स्टार्टिंग जो हमारा जो खाद दिए हैं तो 20 से 25 दिन के बाद हम लोग फिर से सिंचाई करते हैं। उस सिंचाई के जस्ट बाद हम लोग फिर से टॉप ड्रेसिंग हम लोग नाइट्रोजन का करते हैं। जो स्टार्टिंग मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे 20 केजी हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं तो उस टाइम हम लोग आधा ही डोज डालते हैं और पर फॉस्फोरस और पोटास पूरा डालते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग में हम लोग फिर सेकेंड टाइम यूरिया डालते हैं, जो हमें 10 केजी हमारा नाइट्रोजन फिर से उन्हें डालना पड़ता है, जिससे कि हमारा ग्रोथ अच्छा होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल, कमलनाथ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह, प्रदेश में आईफा वोट कराने पर किया जुबानी हमला, कहा बोरिया बिस्तर बांधिए जाइए बोलिए। नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे, कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे, स्टेशन थाने में शिकायत दर्ज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में किसानों का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ रहा है और बागवानी में यदि बात आंवला की करें तो जो किसान आंवला के बाग लगाना चाहते हैं वे किसान इस समय आंवला के पौधों की रोपाई कर सकते हैं। तो आप आंवला का बाग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखें ताकि आने वाले समय में आंवला के बाग से अच्छी आय मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। आजकल जो आंवला है उसकी काफ़ी डिमांड देखी गई है, खासकर चाहे मुरबा, कैंडी, अचार अथवा तो दूसरे कई तरह के जो औषधीय रूप में भी आंवले का प्रयोग किया जाता है। आंवला की बागवानी अपने राज्य में कम पानी में आसानी से की जा सकती है और आंवला की सफल बागवानी करके अच्छी आय कमा सकते हैं। बस जरूरत है कि आप आंवला की बागवानी उन्नत तरीके से करें। किसान भाइयों, जैसा कि आंवले के पौधे की रोपाई का समय चल रहा है, किसान आंवला की उन्नत किस्मों का चयन करके रोपाई कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपको आंवला के बाग से अधिक फल उत्पादन मिल सके। आंवले की कई उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनका चयन करके हम अच्छे पैदावार ले सकते हैं। जो वैरायटी के अनुसार इसमें, क्योंकि चकैया, हाथीजूल, कृष्णा, कंचन, नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 10, तो ये वैरायटी का जो चयन है वो हम किस साइज के हम आंवला लेना पसंद करते हैं अथवा हमारी आवश्यकता क्या है, हमें मुरबा के लिए आवश्यकता के लिए चाहिए, हमें कैंडी के लिए चाहिए, तो उसके अनुसार भी आजकल अच्छी चीज़ की किस्में विकसित हो गई है, तो उनका हम चयन करके हम आंवले से अधिक लाभ ले सकते हैं। जब भी हम पौधों को रोपण करें तो कभी भी हमें एक किस्म के पौधे ही नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इसमें सेल्फ बंध्यता की समस्या भी देखी गई है। तो जब भी हम आंवला लगा रहे हैं, आंवला लगाते समय हमें 2 किस्में हमें अवश्य लगानी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, जो परागकण होता है, परागकण होने से जो एकांतर फलन वाली समस्या या अफलन वाली जो समस्या है वो उससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। तो जो गड्ढे हैं वो गड्ढे लगभग 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर गहरे हम गड्ढे खोद लेते हैं। गड्ढा खोदने के बाद में हमें आधी मिट्टी एक तरफ रखनी होती है और आधी जो नीचे वाली मिट्टी होती है उसको खेत में फैला देनी होती है। उसमें हमें लगभग जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको लगभग 1 महीने तक हम खुला छोड़ने के बाद में, 1 महीना होने के बाद में जब उसमें जो भी जीवाणु अथवा बैक्टीरिया जो मिट्टी में थे वो खत्म होने के बाद में अच्छी सड़ी गोबरी खाद, ये हमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो भी हमें मिट्टी की जाँच के अनुसार हमें उसमें डालना ज़रूरी होता है को अच्छी तरह से मिला कि हमें गड्ढा पूर्ण भर देना होता है। तो आंवले के जो कतार से कतार है, पौधे से पौधे की दूरी सामान्यतः 8 से लेकर 10 मीटर तक रखी जाती है, यानी हम लगभग 25 से 30 फीट की दूरी हम उसमें रख लेते हैं। वो डिपेंड करती है कि हमारे पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं। यदि कोई बोनी किस्म है तो हम आंवले को लगभग 6 से 7 मीटर की हाइट दूरी पे भी हम उसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आंवला के पौधों को आप शाम के समय लगाएं। पौधे लगाने के बाद बाग में हल्की सिंचाई करें और जब तक पौधे छोटे रहें तब तक आप बाग में कम बढ़वार वाली फसलों को ले सकते हैं। ऐसा करने से बाग में पड़ी खाली जमीन का तो सदुपयोग होगा ही, साथ ही आपको बाग में लगाई गई फसलों से अतिरिक्त आय भी मिलेगी। जिन पौधों का हमने चयन किया था उन पौधों को हमें लाके उस गड्ढे में लगाना होता है। पौधे लगाते समय ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना होता है कि जो अपना जो साइन और रूट स्टॉक वाला जो पोर्शन था वो हमेशा ज़मीन से ऊपर ही होना ज़रूरी होता है। इसके लिए हम ये करते हैं कि जो पॉलीथीन है जिसमें जो अपना पिंड जो है मिट्टी का,
उसी आधार तक ही हमें ज़मीन में रखना होता है। कई बार अक्सर ये देखने में आता है कि किसान है जो पौधे को बड़ा गहरा लगा देते हैं, उससे ये होता है कि जो अपना जो साइन जो जिस हमें डिजायरेबल जो करेक्टर वाली जो साइन थी वो ख़त्म हो जाती है, रूट स्टॉक जो मूलवंत है उसका फुटान हो जाता है, तो कई बार किसानों को पता नहीं चल पाता। 3 साल तक हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो नीचे जो फुटान होता है, रूट स्टॉक जो मूलवंत है उसमें सीधी कोई फुटान होता है तो उस फुटान को भी हमें हटाते रहना चाहिए। साथ ही अक्सर ये देखते हैं कि क्योंकि 3 साल तक किसानों को किसी तरह का कोई बगीचे से मुनाफा नहीं मिल पाता है, तो हम जो अपने आंवले का जो बगीचा लगा रहे हैं उसमें 3 साल तक आमदनी लेने के लिए हम उसमें सब्जियां भी उगा सकते हैं। तो सब्जियों में खासकर हम जो दलहनी जो फसलें हैं, क्योंकि जो ये नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य भी करती हैं, तो उसमें हम दलहनी फसलें लगा सकते हैं। साथ ही हम साग सब्जियां भी उसमें लगा सकते हैं। साग सब्जियों में खासकर जो बेल वाली सब्जियां हैं जिसको हम कद्दूवरी की सब्जियां भी बोलते हैं, लेकिन उसमें हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि फसल हम उसमें ऐसी चयन करें जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती हो, क्योंकि कई बार हम किसान भाई अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल का चयन कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है जो अपनी जो मुख्य जो फसल है जैसे आंवला है, तो उस आंवला पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो हमें मुख्य फसल का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, अच्छी मुनाफे वाली फसल है और कम समय में ही पैदावार देने लग जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रायपुर, जिला विदिशा के मोहन साहू ने। आपने दुधारू पशुओं में थनैला रोग की समस्या और उसके समाधान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दुधारू पशुओं में होने वाले एक महत्वपूर्ण बीमारी थनैला या मास्टाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, थनैला एक इस प्रकार का रोग है जिसमें कि पशु के जो अडर है या इसको कहें ओंगरी कहें, उसमें सूजन डेवलप हो जाती है और उस सूजन की कई वजह होती हैं। थनैला रोग बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से होता है। इसके अलावा अन्य रोगाणु जैसे विषाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा इत्यादि भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया पशु जहां रहते हैं वहां पर गंदगी की वजह से या फिर कभी-कभी दूध निकालने वाले हाथों में जीवाणु की उपस्थिति की वजह से फैलता है। आमतौर पर दूध में तथा थनों के अंदर कोई जीवाणु नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ कारणों से जीवाणु थन में प्रवेश करते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। दूध में छितड़े से आने लगते हैं, कहना चाहिए हल्का सा फटने जैसा लगता है प्रारंभिक अवस्था में। जब उसके बाद भी ध्यान नहीं अगर दिया जाता है तो उसमें हल्का सा ब्लड भी आने लगता है। और इस बीमारी की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा थन जो है उसमें कड़ापन या टाइटनेस डेवलप हो जाती है और कुछ समय पश्चात हमारा थन बेकार हो जाता है, मतलब उससे दूध आना बंद हो जाता है। किसान भाई इस पे गौर नहीं करते हैं तो दूसरा थन खराब होता है, फिर जो अडर है उसकी एक साइड पूरी खराब हो जाती है और फिर भी ध्यान नहीं दिया गया तो कई बार पूरे पशु के चारों थन भी खराब हो जाते हैं। थनैला रोग दुधारू पशुओं में खासकर गाय और भैंस के थन में होने वाला एक घातक रोग है जो कि बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से फैलता है। अगर रोग के शुरुआती लक्षण को पहचान कर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये थनों को खराब करके पशु के दूध को सुखा देता है। इस रोग की वजह से पशु मरते नहीं, लेकिन थन हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। वहीं ज्यादातर पशुपालक थनैला रोग के शुरुआती लक्षणों को देखकर इस रोग का अनुमान नहीं लगा पाते और वो इलाज में लापरवाही कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि अपने को कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। उन विशेष चीज़ों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे पशु के जो अडर का हेल्थ है या अडर का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में किसान भाइयों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। अगर अपन शुरुआत से देखें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम तो ये है कि हमारे पशु का जो अडर है उसको हमें यथासंभव चोट से बचाना है। दूध निकालने वाले व्यक्ति का हाथ अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। थन से दूध पूर्ण हाथ विधि से निकालना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि थन में दूध छूटे नहीं। दूध निकालने के बाद पशु आमतौर पर थक जाते हैं और तुरंत बैठ जाते हैं। हालांकि दुग्ध नलिकाओं को बंद होने में लगभग 15 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे में पशुपालक दोहने के बाद पशु को 15 मिनट तक जमीन पर बैठने न दें, तो इससे भी ये रोग होने की संभावना कम हो जाती है। स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से अलग रखना चाहिए।
दूध निकालने से पहले थन एवं अयन को साफ पानी से धोना चाहिए। दूध की पहली धार को जांच लें। सामान्य होने पर ही बाल्टी में दूध निकालें। हर रोज दूध निकालने के बाद थनों को पोटेशियम परमैंगनेट अथवा लाल दवा मिश्रित पानी के घोल से धोना चाहिए। बेहतर होगा यदि लाल दवा युक्त घोल में चारों थनों को 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से डुबाएं। सामान्यतः रिकमेंडेशन ये रहती है कि दूध दोने का जो स्थान है वो सूखा और क्लीन रहना चाहिए। तो पशु के दूध दोने से पहले हमको पशु के जो बंधने का स्थान है उसको बहुत अच्छी तरह झाड़ू से साफ कर देना चाहिए। धूल वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही दूध दोहन का कार्य करना चाहिए। और कई बार सुपरफिशियल अगर घाव रहता है ऊपर की सतह पे तो वो भी भर जाता है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब कभी ये सूजन बढ़ती जा रही है और उसके कारण थन का जो टीट कैनाल रहती है उस टीट कैनाल में हमको एक कड़ापन महसूस होने लगता है, तो हमें ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि थन में मास्टाइटिस होने के चांसेस बन रहे हैं। तो इसके लिए पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करके एंटीबायोटिक का उपचार कराना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw